इसी प्रकार से मनुष्य के दिमाग के ऊपर भी जब बाहरी तनाव या स्ट्रेस होता है, तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्टेड तब बोला जाता है जब उस स्ट्रेस की वजह से जो भी इमोशनल चेंज उस इंसान को आया, वो इमोशनल चेंज एक बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस बहुत सारे इमोशनल चेंजेस ला सकता है। उसमें एंजाइटी हो सकती है, उसमें जो है डिप्रेशन हो सकता है, एंगर आ सकता है, इरिटेबिलिटी आ सकती है। ये सारे इमोशंस जो हैं जनरली स्ट्रेस हटने के बाद वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाने चाहिए। हेलो एंड वेलकम। हमारी इस सीरीज जिसपे कि हम मेंटल एंड इमोशनल इलनेसेस और डिसऑर्डर्स के बारे में, एक अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस सीरीज में हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, right? और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नितिन मलिक, जो कि 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिला चुके हैं। वेलकम नितिन सर। थैंक यू सो एंड मच। सर, इससे पहले वाले इंटरव्यू में हमने एंजाइटी पे बात करी जी थी। हाँ। इस इंटरव्यू में हम स्ट्रेस के बारे में बात जी। करेंगे। बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है जब भी मेंटल इलनेस की बात आती है, डिसऑर्डर्स की बात आती है। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हम्म। मेरे काम में बहुत स्ट्रेस है, मेरी हम्म। रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस है। क्या है एक्चुअली स्ट्रेस, ये नहीं पता है लोगों को। हम्म। क्या उसका रोल है, ये नहीं पता है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा सर, स्ट्रेस किसे कहते हैं, हम्म। क्या रोल है इसका, और कब ये डिसऑर्डर का रूप ले लेता है? हम्म। देखिए, आपका सवाल जो है वो अ, अ, यानी एक बहुत जिसको बोलते हैं ना, बहुत सार्थक सवाल है। इट इज़ वेरी रेलेवेंट, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एग्जैक्टली। एज ए साइकेट्रिस्ट, स्ट्रेस जो है, बेसिकली स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी। और स्ट्रेस जो है बेसिकली हम लोग उस चीज़ को मानते हैं जो कि एक्सटर्नल, जिसका कि कॉज जो है वो एक्सटर्नल रहता है। ओके। ओके। स्ट्रेस जो है वो किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है। और इन साइकेट्री या इमोशनली अगर हम देखें, तो स्ट्रेस जो है वो अ, इसको समझाने के लिए मैं आपको बेसिकली ये बोलूँगा कि आप एक नॉर्मल एक रबर को आप देखिए। एक रबर का टुकड़ा जो है, या रबर बैंड का टुकड़ा जो है, अगर हम उसको नॉर्मल एक ऐसे दो छोरों को अगर हम पकड़ के रखें और ये मान के चले कि वो एक नॉर्मल कंडीशन में है, वो ये एक नॉर्मल उसकी कंडीशन है, ठीक है। अब हम अगर उसके ऊपर या तो इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से हम अगर कोई भी प्रेशर लगाते हैं, जी। तो वो अपनी जगह से हिलता है ओके। और वो तन जाता है। तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस में। तो एक बाहरी फैक्टर लगा जिसने कि उसको अपने एक नॉर्मल पोजीशन से एक तनाव की पोजीशन में ला दिया, तो अब वो स्ट्रेस में आ गया। ठीक इसी तरह से इंसान की मनोस्थिति जो है, वो किसी बाहरी फैक्टर की वजह से अगर उसमें बदलाव आता है और उसकी मनोस्थिति जो है अगर वो चेंज होती है ना, तो बाहरी किसी फैक्टर की वजह से, तो हम बोलते हैं कि वो इंसान स्ट्रेस में। एज ए साइकेट्रिस्ट जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा किसी खराब चीज की वजह से हो। ओके। हाँ, ये बड़ा मिथ है कि नेगेटिव ही होगा स्ट्रेस, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ओके। स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव चीजों से भी होता है। इसका भी आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बड़ी कॉमनली एक ऐसा लोग सुनते हैं कि भाई, एक कोई आदमी, उसको ये खबर लगी कि उसकी जो है वो 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है और उसका उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। कभी आपने ऐसी खबर सुनी होगी? इस तरह की बातें होती, भाई किसी की हाँ, 100 करोड़ बहुत खुशी की हुई, लॉटरी लॉटरी लग गई लगने बहुत। वाली हाँ। बात जो है वो तो खुशी की बात। बात है। तो खुशी की बात से क्यों मर गया वो? क्योंकि अत्यधिक खुशी अचानक से मिलना भी एक स्ट्रेस होता है। सो स्ट्रेस जो है जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा वो एक हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन होल्ड करे। कई बार पॉजिटिव चीज़ें जो रहती हैं वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनती हैं। जैसे कि किसी के घर में शादी हो, या किसी की शादी होने वाली हो, तो वो तनाव में रह सकता है, ठीक है।
किसी के घर किसी लेडी का बच्चा हुआ हो, डिलीवरी हुई हो, खुशी की बात है, लेकिन उसको इससे तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें भी जो है इंसान को स्ट्रेस में डाल सकती हैं। तो स्ट्रेस पॉजिटिव चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको रबर बैंड का एग्जांपल दिया था, रबर बैंड या तो इधर से दबाव हो या उधर से दबाव, अगर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसी प्रकार से इंसान का दिमाग भी बाहरी फैक्टर्स की वजह से अगर एक असामान्य स्थिति में महसूस करता है तो वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। होता बस अंतर ये है कि इसमें कोई बाहरी फैक्टर जो रहता है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंग्जाइटी, लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एंग्जाइटी एक इमोशन है जो कि ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस जो एक बाहरी फैक्टर है वो एंग्जाइटी को लीड करता है, इट लीड्स टू एंग्जाइटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस की वजह से सिर्फ एंग्जाइटी हो। आदमी अब स्ट्रेस में रहता है तो दूसरे इमोशंस भी महसूस कर सकता है। आदमी स्ट्रेस में हो तो गुस्सा भी हो सकता है, आदमी स्ट्रेस में हो तो डिप्रेशन में भी महसूस कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो एंग्जाइटी महसूस करते हैं। इसलिए लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है ना, आई थिंक मैंने अपनी बात को थोड़ा सा क्लियरली समझाया होगा। बहुत जरूरी था कि बड़ा, क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा सर मुझे एंग्जाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, दोनों चीज़ों को वो एक तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि वो नहीं है। सर आपने बताया कि इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है। अब बात आती है कि कब मैं ये मानूं कि डिसऑर्डर का रूप ले रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की चीज़ में तो मुझे एनकाउंटर करना है। अगर मैं ऑफिस में हूँ, बॉस ने आज थोड़ा सा ज़्यादा काम दे दिया तो वो भी मुझे स्ट्रेस का कारण हो सकता है, या मेरा रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया, वो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है, मेरा ब्रेकअप हो गया, वो भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं? कुछ समय के बाद ये देखा गया कारण हटता है, कुछ लोग जल्दी नॉर्मल, रबर बैंड जैसा आपने बोला कि भाई जैसी कितने जल्दी वो नॉर्मल स्थिति में आया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे जानूं कि अभी डिसऑर्डर का रूप ले रहा है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है? कुछ सिम्टम्स जो स्पेसिफिकली आदमी आइडेंटिफाई कर सके। जी, देखिए, फिर मैं उसी रबर बैंड की बात करूंगा जो हम तनाव में डाल रहे हैं जिसको बार बार। तो देखिए, अगर हम कैसे जानेंगे कि वो डिसऑर्डर में आ गया? डिसऑर्डर में तब आ जाता है जबकि वो रबर बैंड अपनी जगह से इतना ज़्यादा हट गया कि वो तनाव हटने के बाद भी वापस नहीं आ पा रहा है, एक बात। या जब वो तनाव लगा तो इतना वो खिंच गया कि वो टूट गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये तो डिसऑर्डर हो गया स्ट्रेस का। इसी प्रकार से मनुष्य के दिमाग के ऊपर भी जब बाहरी तनाव या स्ट्रेस होता है तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्टेड तब बोला जाता है जब उस स्ट्रेस की वजह से जो भी इमोशनल चेंज उस इंसान को आया, वो इमोशनल चेंज एक बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस बहुत सारे इमोशनल चेंजेस ला सकता है। उसमें एंजाइटी हो सकती है, उसमें जो है डिप्रेशन हो सकता है, एंगर आ सकता है, इरिटेबिलिटी आ सकती है। ये सारे इमोशंस जो हैं जनरली स्ट्रेस हटने के बाद वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाने चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेस हटने के बाद भी इंसान की मनोस्थिति वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आती है तो हम बोलते हैं कि ये इंसान को इस इमोशन का डिसऑर्डर हो गया, या तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, या ये डिप्रेशन में चला गया है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया। या फिर जब भी इस प्रकार का स्ट्रेस होता है और उसका इमोशनल रिस्पॉन्स इनअप्रोप्रिएट, हम जितना उसके ऊपर स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस के अनुपात में जितना उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, जितनी एंजाइटी उसके होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा उसको एंजाइटी हो रही है, उससे कहीं ज्यादा उसको डिप्रेशन महसूस हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, जितना कि नॉर्मली किसी भी इंसान को नहीं आना चाहिए, या नॉर्मली उस इंसान को भी नहीं आता पहले, लेकिन अभी आ रहा है। तो हम बोलते हैं नहीं, इसको ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है इसका स्ट्रेस के रूप में, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक इनअप्रोप्रिएट या एक पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स है और शायद इसको इलाज की जरूरत है। अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स खत्म होने के बाद नॉर्मल हो जाना चाहिए, बॉस ने काम दे दिया है, ज़्यादा हो गया, खत्म होने के बाद
वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए, बट आदमी बार बार सोचता रहता सोचता रह है रहा उस है। बारे में। अब एक्सटर्नल रिस्पॉन्स नहीं है, ट्रिगर जी। नहीं है, फैक्टर नहीं है, बट फिर भी मैं बार बार उस बारे में सोच रहा हूँ। हुँ। और जब मैं फिर उस बॉस से मिलने जाऊंगा तो मुझे वैसे ही फील होता है। जी हाँ, तो लोग फिर बोलते हैं मेरा बॉस खराब है, बिल्कुल सही बात है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम खुद में है। प्रॉब्लम खुद में है। ट्रू। जी। अब सर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया मुझे कि सिम्टम्स के, व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो किस प्रकार का है। अ, देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एक तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहती है वो होता है बीमारी हो जाने के बाद, वाह! और एक जो होता है अपना प्रिवेंटिव। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि इंसान को बीमारी हो गई। जब इंसान को बीमारी हो गई है तो इस बात को देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि इमोशनल जो रिएक्शन है टू स्ट्रेस वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अब जो रिस्पॉन्स उसको हुआ है या जो उसको बीमारी हुई है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, वो किस प्रकार की हुई है? वो एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन है, वो किसी प्रकार का कोई और इमोशनल प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के हिसाब से हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जो नेसेसरी मेडिसिन है, जो नेसेसरी काउंसलिंग्स हैं, जो नेसेसरी उसकी जो बाकी और थेरेपीज़ वगैरह हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करना, वो सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। ठीक है? उसके लिए पेशेंट को एक जिसको बोलते हैं काउंसलर से मिलना पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी एक उसके एप्रोप्रिएट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। मैंने अभी जो एंग्जायटी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वाला डिसऑर्डर में था जो उसमें आपने अपन ने एपिसोड में कवर सारे किया था, उस कवर किया वो एपिसोड में सारी सारा चीजें, अपन ने कवर किया था। वो पूरा ट्रीटमेंट पूरा जो है है। फिर हम उसको एक एंग्जायटी डिसऑर्डर के पेशेंट के हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर पेशेंट स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में है, तो फिर एक डिप्रेसिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के हिसाब डिसऑर्डर से से हमको ट्रीट करना ट्रीटमेंट पड़ेगा करें उसको। तो सर ठीक है? तो वो एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होता है, होता है। क्योंकि वहाँ पे जो इमोशन जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो एक अलग इमोशन डिस्टर्ब। सर यहाँ पे मैं इस बात को ऐसे समझूं कि स्ट्रेस इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, यस। ये किसी स्ट्रेस और स्ट्रेस फर्दर प्रॉब्लम लीड्स को ट्रिगर स्ट्रेस करेगा, लीड्स टू टू समथिंग। लीड्स टू समथिंग। वो एंजाइटी डिसऑर्डर को कर यस, सकता है, वो यस, डिप्रेशन को यस। ट्रिगर कर सकता हाँ, है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जी। सोचते हैं कि स्ट्रेस इन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, हाँ, लोग लोग क्या है, स्ट्रेस और एंग्जायटी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते इंटरचेंजेबली हैं। यूज करते हैं। स्ट्रेस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। स्ट्रेस तो इंसान के जीवन में रोज़ आता है ना? लेकिन स्ट्रेस जो है अपने आप में कई और इमोशंस को जन्म देता है, और कई ऐसे इमोशंस जो हैं वो बीमारी का रूप ले लेते हैं लोगों में, और जब वो बीमारी का रूप लेते हैं तब फिर उनके इलाज की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं ऑडियंस को एक चीज़ बताऊंगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमने सर के साथ एक और वीडियो किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे हमने एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करी है, और सेकंड लिंक है जहाँ पे हम डिप्रेशन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो वो वीडियो आप इस लिंक से देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सर कमिंग बैक टू द प्रिकॉशन लेवल, क्योंकि स्ट्रेस वाली स्थिति में आदमी आई थिंक जब तक वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे नहीं गया है, किसी और डिसऑर्डर पे नहीं गया है, वो कॉन्शियसली अवेयर है, बेटर स्थिति में है जहां वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता है, जी हाँ। बशर्ते वो व्यक्ति जिसको डिसऑर्डर हो चुका है या कुछ एंग्जाइटी या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ वो जा चुका है। तो ये जब मैं इस स्थिति में हूं कि मैं एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता हूं, स्पेसिफिक प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए मुझे एज एन इंडिविजुअल, ताकि ये स्ट्रेस जब आए तो वो किसी और डिसऑर्डर को ट्रिगर ना करे, मैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकूं और जल्दी वो रबर बैंड हमारा नॉर्मल स्थिति में आ जाए और परमानेंट डैमेज ना करे ये परिस्थितियां। तो क्या करूं मैं ऐसा? जी। देखिए स्ट्रेस जो रहता है ना, जीवन का, जैसे मैंने बोला ना, एक अभिन्न अंग है हर किसी के। आप स्ट्रेस से तो बच नहीं बच नहीं सकते, सकते। है ना? किसी न किसी रूप में स्ट्रेस आपको आता रहेगा। अब स्ट्रेस से तो आप बच नहीं सकते। स्ट्रेस से आप अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि आप स्ट्रेस को झेल सकें, और स्ट्रेस जो है आपको इतना इफ़ेक्ट ना करे कि आप में स्ट्रेस के द्वारा जनित कोई बीमारी, मानसिक बीमारी या फिर कोई जो है ना मनोरोग जो है वो जन्म ले। तो वो तब हो सकता है कि जब आप अपने आप को इमोशनली उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करें। बनाएँ। अब इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के कन्वेंशनल तरीके सबको पता है। आप अ, जैसे अपने आप को जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाते हैं जो कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को स्पिरिचुअली आप इन्वॉल्व रहते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में अपने आप को लगा के रखते हैं।
अपनी हॉबीज़ में आप रेगुलरली बेसिस पे इंडल्ज करते रहते हैं। आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है अगर इतना अच्छा रहता है, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, जिनके साथ आप इमोशनली वेल कनेक्टेड हैं, तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है। तो ये तो बड़ी कन्वेंशनल चीज़ें हैं और बड़ी लॉजिकल और बड़ी अच्छी प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जिनसे कि आपका स्ट्रेस जो है हैंडल करने का और स्ट्रेस झेलने का जो है ना, वो क्षमताएँ आपकी बढ़ती जाती हैं। हमने इनको तो शुरू से बड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या है कि अब जैसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपका कोई एक ऐसे कॉन्फिडेंट है जिसको बोलते हैं, जिनके साथ आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। वो इंसान ऐसा है जो कि आपको जज नहीं करेगा, सिर्फ़ आपकी बात सुन बिल्कुल। लेगा। आप अपने दिन भर की जो परेशानी है, आपको अपने बॉस को गाली देने की इच्छा हो रही है, आप उसके पास जाके दिन भर आप उसको पूरी जितनी गालियाँ देना अपने बॉस को दे देंगे, आपको पता है मैं इसको सब बोल सकता हूँ, आपका मन हल्का हो जाता है। मन आ, हल्का होना जरूरी है। मन हल्का होना ज़रूरी है। आप आपको उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद अगले दिन बॉस आपको दुगना काम दे दे, आप फिर हैंडल कर लोगे। ठीक है? सो आपका सोशल सपोर्ट जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके इस लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए, जो आपको इस तरह से इमोशनली सपोर्ट कर सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअली आपको इतना वेल कनेक्टेड होना चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पे आप किसी भी तरीके से करिए, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिस भी भगवान को मानते हैं उनको मानिए, नहीं मानते भगवान को तो दूसरे तरीकों से आप अपने आप को स्पिरिचुअली जिसको बोलते हैं वो करिए। क्योंकि क्या है कि एक एक जिसको बोलते हैं कि जब आदमी स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि कनेक्टेड रखता है, तो कहीं न कहीं वो अपने मन में एक जिसको बोलते हैं पीसफुल महसूस करता है। और जब वैसा रहता है तो उसके अंदर ये भावनाएँ, जिसको बोलते हैं ना फॉरगिवनेस की भावना, थैंकफुलनेस की भावना, इस तरह की जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस जो है वो महसूस कर सकता है और फिर लेट गो की भावना तो जिसको ये बोलते इमोशन हैं, मुझे स्ट्रेस मैनेज करने में मददगार होते बहुत हैं। मदद करते हैं। देखिए, अगर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है और मेरे में अगर वो फॉरगिवनेस की भावना है, तो मैं शायद अपने स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे, मुझे पता है कि अननेसेसरली मैं गुस्सा करके मेरे को कुछ होने बॉस के वाला ऊपर नहीं गुस्सा आ रही है। है। अब मैं ज़बरदस्ती बॉस के ऊपर गुस्सा तो कर नहीं सकता, मैं उसको मार तो सकता नहीं हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। वो गुस्सा अगर मुझे ही तकलीफ दे रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं उसको अपने मन में फॉरगिव करके आगे बढ़ूँ, मेरा तनाव खत्म होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं ये भावनाओं को महसूस करना सीखा हुआ हूँ, जानता हूँ, ठीक है? तो मैं अपने स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सकता हूँ। और ये सब चीज़ें आदमी शायद ज़्यादा अच्छे से तब कर सकता है जब वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहता है यहाँ कहीं पे। पे मैं एक चीज़ आपने बोला इन चीज़ों को मैंने सीखा हुआ है, राइट? हाँ, तो एक बड़ा मिथ है इमोशंस, लोग सोचते हैं वी आर बॉर्न लाइक दिस, लोग बोल मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए तो क्या इंसान ये जो इमोशंस आप बात कर रहे हैं, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, ग्रैटिट्यूड हो, कैन वी ट्रेन आवर माइंड फॉर दिस? yes, yes, we can train our mind as for ओके, this. We are not born with all these emotions. These emotions are learned emotions, यानी आप ओके, ये सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है? एंड इसमें हमारा जो नर्चर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेचर जो हमको ये सारे इमोशंस को फ़ील करने के लिए हमें वो दिमाग देता है नेचर, कि हम हमारे अंदर वो इमोशंस फ़ील एक्सपीरियंस करने की काबिलियत हो, कैपेसिटी हो। बट हम ये इमोशंस को कितने लेवल का एक्सपीरियंस कर सकें, कितने अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें, ये हमारे नर्चर पे डिपेंड करता है। मतलब हमारा वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हम इनको बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो जब हम इन इमोशंस को, जिनको हम पॉजिटिव इमोशंस बोलते हैं, इन पॉजिटिव इमोशंस को हम अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, तो हम नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना जो है वो सीख जाते हैं और नेचुरली फिर हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड सर, एक और बहुत बड़ा मेजर रोल मैंने देखा है जब पेशेंट मेरे पास आते हैं काउंसलिंग में कि स्ट्रेस से रिलेटेड बात करने के लिए, मेरा जो एक्सटर्नल बिलीफ सिस्टम है, जो मेरी कंडीशनिंग है हर चीज़ को लेके, एक्सपेक्टेशंस को लेके कि यार बॉस ऐसा ही होना चाहिए, जैसे ही हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर मेरी उस कंडीशनिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दैट लीड्स मी टू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, एग्जैक्टली। राइट? तो अब हर व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग को सही मानता है और दूसरे की कंडीशनिंग को गलत मानता है। जी हाँ। तो क्या मेडिकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, क्या माइंड को रिकंडीशन हम कर सकते हैं?
सी जैसे मैंने बोला ना, माइंड जो है वो बड़ा मैलिएबल होता है, बड़ा ट्रेनेबल होता है। और इसी प्रकार से हम कंडीशनिंग बिल्कुल कर सकते हैं, माइंड को दोबारा से ट्रेन बिल्कुल किया जा सकता है ना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लर्न बिहेवियर में आप लर्न कर सकते हो, बिहेवियरल चेंजेस के द्वारा आप कर सकते हो, थेरेपीज के द्वारा कर सकते हो, सीबीटी के द्वारा कर सकते हो। तो बहुत सारी थेरेपीज है जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें चेंज की जा सकती है। बिलीफ सिस्टम्स जो इंसान के रहते हैं वो अगर डिसफंक्शनल है, एबनॉर्मल है, तो नेचुरली वो फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको तकलीफ देंगे, कहीं ना कहीं उसको लाइफ में तकलीफ देंगे। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो उसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है कि मेरे एबनॉर्मल बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, मेरे एबनॉर्मल कॉग्निशंस या मेरे एबनॉर्मल थॉट्स क्या हैं, और वो कैसे मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स। ट्रू। ठीक है, लाइफ में 2+2 इज नॉट ऑलवेज 4। लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो एक ही रास्ते से नहीं होता है। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो है वो n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान का किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मे बी एक या दो रास्ते होते हैं जो वो टिपिकली उसने लर्न किए हुए हैं कि अगर लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा। कई बार जो उसने तरीका ढूंढा हुआ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसका तरीका जो है वो उसको डिसफंक्शन क्रिएट करता है, उसको उसको उससे तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं उसके रिलेशनशिप्स में तकलीफ होती है, उसको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में उससे तकलीफ होती है, उसको कुछ ना कुछ उसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम होती है। इज इट तो लाइक सर? या हाँ, नहीं नहीं प्लीज। तो उसकी वजह से क्या होता है, आ, हमेशा क्योंकि वो प्रॉब्लम में रहता है, तो हमें उसके साथ बैठ के उसको ये दिखाना पड़ता है कि देखिए ये प्रॉब्लम जो आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। आप इस चीज को समझिए और आप देखिए कि आपके खुद के जीवन के हिसाब से इन बाकी तरीकों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो कि आपको तकलीफ नहीं देगा। अभी का जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकलीफ दे रहा है, बाकी और भी तरीके होते हैं, इनमें से कौन सा आपको तकलीफ नहीं देगा। और अपने व्यवहार में उस प्रकार का बदलाव लाइए जिससे कि आप जीवन में आगे अगर कोई तकलीफ आती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप फिर इस दूसरे तरीके से, इस दूसरे रास्ते से जाइए और अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करिए कि अब जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। इस प्रकार के व्यवहार को, इस प्रकार की ट्रेनिंग को सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इंसान के दिमाग को ट्रेन करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें संभव है, इंसान के डिस्फंक्शनल बिलीफ सिस्टम को चेंज करना संभव है, और ये चीजें की जाती हैं। ये प्रोफेशनल इसके लिए जो है एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए जिसके पास पेशेंट को आना चाहिए अगर उनको प्रॉब्लम है तो। थैंक यू सो मच सर। हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए स्ट्रेस के, और ये आज हमने जाना कि स्ट्रेस और एंजाइटी डिफरेंट है, जो कि कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेस की सिचुएशन पे अगर मैं पहले काम कर लूँ प्रिकॉशनरी जो आपने बताया, तो मददगार होगा कि मेरे को फर्दर कोई इमोशनल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इससे मुझे समझ में आया कि माइंड ट्रेनेबल है, ये सारे इमोशंस जो हैं मेरे, वो ट्रेनेबल इमोशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और वी विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, और हम डिप्रेशन पे इन डिटेल बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।